नमस्कार साथियों, जय हिंद। जैसा कि दो तीन वीडियो शूट किए थे और ऑनलाइन क्लासेस पाली नर्सिंग कोचिंग क्लासेस ली थी, तो आप सभी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी रहा है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आगे भी आप सभी को फ़ायदा मिलता रहे। और पाली नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत, तहे दिल से वॉर वेलकम। और अभी टाइम है, CHO का रिजल्ट आ गया राजस्थान से, लेकिन अभी फाइनल मेरिट जो है वो बढ़नी बाकी है। ओनली जो रोल नंबर वाइज है वो क्वालिफाइड जो है कैंडिडेट उनकी लिस्ट आई है। तो देखते हैं, CHO के भरोसे नहीं रहना अपन को, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के भरोसे नहीं रहना है। नॉट सेट और आगे भी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती रहेगी। तो उन सभी का अपन को रखते हुए आगे बढ़ना है और कंटिन्यू, कम से कम कंटिन्यू डेली एक टॉपिक है ना क्लियर कर लिया करो, ताकि अपने जितने भी सारे कंसेप्ट क्लियर है वो कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे बेस्ट मेथड तो यही है, किसी के एक के भरोसे नहीं रह के जो भी आगे जब भी आपको टाइम मिले, जब भी यूट्यूब पे अपन देखे, व्हाट्सएप पे देखे, सोशल मीडिया का एक अपन कह सकते हैं कि सदुपयोग है ना, वो करना है अपन को। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो टाइम है पढ़ने का, जब बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी तो भी पढ़ेगा, टाइम भी नहीं है अपने पास यूँ, ठीक है। तो शॉर्ट में अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले अपन ने एक टॉपिक लिया था ABG, एसिड बेस इम्बैलेंस। उसका रेस्पॉन्स भी अच्छा है, काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट्स भी किए और उनका डाउट जो था वो भी वापस रिप्लाई भी किया। जहाँ तक मेरी कोशिश रही मैंने वापस रिप्लाई भी किया। उसके बाद एक टॉपिक लिया था अपन ने शॉक क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या मैनेजमेंट है उनका। और आज हम एक टॉपिक और ले रहे हैं CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। तो ये सारे नर्सिंग से रिलेटेड जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें इससे शायद इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाता नहीं है। जहाँ तक मैंने भी ज़्यादा नहीं तो 35-40 एग्जाम तो मैंने भी दिए पिछले 8-9 सालों में। अभी तो चलो जॉब के बाद थोड़ा कम हो गया, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो उन पर अभी भी रहता है मेरा। तो मैंने पिछले कई सालों में एग्ज़ाम दिए और उन्हें अपडेट भी रहता हूँ एग्ज़ाम के लिए। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँ उससे आसपास में कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है आपके वो मैच हो जाए आंसर। तो यही मेरी कोशिश रहती है। तो इस जो भी है ये टॉपिक, जैसे ABG हो गया, शॉक हो गया, CPR हो गया, तो एवरी वीक में एक क्वेश्चन सेशन का जो क्लास है वो रखेंगे। उसमें ओनली सिर्फ एम्स और CHO है या DGSH है या जो भी नॉट सेट वगैरह है, तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी एवरी वीक में एक क्वेश्चन वो सेशन रखेंगे। उसमें सारे क्वेश्चन आपके जो टॉपिक मैंने पढ़ा है या अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया उसके बारे में हम सभी एक क्वेश्चन जो क्लास है वो अलग से ले लेंगे, ठीक है। अब ये बात तो रही, अभी एक बार देख लेता हूँ। अरे यार शिट, आ तो रहा है ना, ठीक ठीक ओके, ठीक है। CPR कई बार पढ़ा भी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ज़्यादा है। थ्योरेटिकल तो है ही, अपन कई बार पढ़ते हैं, ELS पढ़ते हैं, BLS पढ़ते हैं। BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, ELS एडवांस लाइफ सपोर्ट, CPR ये होता क्या है एक्चुअली। CPR पढ़ते हैं, CPR करो, कोई पेशेंट आया एकदम से अनकॉन्शियस टाइप हो गया पेशेंट, रोड कहीं जैसे एक्सीडेंट हो गया, कहीं रोड पे मिल गया, कोई फील्ड है उसमें गिरा हुआ, एकदम से MI हो गया, हार्ट अटैक आ गया, उसको एकदम से नीचे अनकॉन्शियस होके सो रहा है। तो अपन जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चले कि वो तो अनकॉन्शियस हो गया, डेड होने की तरफ जा रहा है। तो उस समय अपन CPR अपन को पता होता तो कर पाते हैं, क्योंकि जो एब्रॉड डेवलप्ड कंट्री है तो इसमें लगभग पर मतलब प्रत्येक व्यक्ति को ये CPR आता है। CPR होता क्या है, तो ये भी अपन को सीखना भी है और प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स रहना चाहिए। आपको पता भी रहना चाहिए कैसे करते हैं CPR और किस तरीके का क्या डेफिनेशन है
क्या इंट्रोडक्शन है, सीपीआर होता क्या है अपन, उसके बाद में इंडिकेशन क्या है, कब कब करना चाहिए अपन को, कैसे कैसे करते हैं असेसमेंट, सीपीआर करना कि नहीं करना कैसे पता चलेगा अपन को, और उसका सीपीआर का सीक्वेंस क्या है, मतलब उसका एक प्रोसेस है, सीक्वेंस मीन्स एक प्रोसेस है, पहले अपन को ये करना है, उसके बाद में ये करना है, उसके बाद में ये करना, स्टेप बाय स्टेप जो सीपीआर क्या है वो प्रोसेस है उसमें, उसके बाद अपन प्रोसेस लगे सीपीआर को कैसे किया जाता है। तो लेट वी स्टार्ट नाउ। सीपीआर, सीपीआर जैसे कि नाम से है सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, है ना, या अपन इसको एक और कह सकते हैं BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट, दो चीजें। अब कार्डियोपल्मोनरी, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन क्यों कहते हैं इसको, कार्डियो, कार्डियो से भी पता चल रहा है कि कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मो मीन्स लंग्स, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन मतलब लंग्स और हार्ट, रिसक्सिटेशन मीन्स स्टेबल करना। तो क्या होता है कि एक जो एक व्यक्ति है, अगर वो उसका हार्ट और किडनी दोनों स्टेबल हो गए, बिल्कुल ही मतलब एकदम से स्टॉप हो गए, काम करना बंद कर दिया, तो उसका फिर ये अपन उसको वापस स्टेबल करते हैं, एक प्रोसेस है सीपीआर, उसके प्रोसेस या उसका मैकेनिज्म, उसका टेक्निक से अपन उसको वापस स्टेबल करते हैं, उसको सीपीआर कहते हैं। क्या है ये सीपीआर, इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, याद रखना इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। अगर अपन हाई क्वालिटी सीपीआर कर देते, कई बार पेशेंट की अपन जान भी बचा सकते हैं, तो इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। अब इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब कब कब करना चाहिए अपन को, इंडिकेशन मतलब कौन कौन से पेशेंट में अपन सीपीआर करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट जो कार्डियक अरेस्ट हो गए हो, ऐसा पेशेंट जो कार्डियक अरेस्ट हो गए हो, कार्डियक अरेस्ट हो गया मतलब हार्ट अटैक हो गया हो, है ना, हार्ट अटैक हो गया हो, एकदम से उसका कुछ भी नहीं आ रहा है, अनकॉन्शियस हो गया पेशेंट, ठीक है, ये पल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रही, उस समय अपन सीपीआर कर सकते हैं। CO2 पॉइजनिंग, ऐसा पेशेंट जो CO2 नार्कोसिस में चला गया, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, उस समय हार्ट और किडनी अपना काम करना बंद कर देती है। अच्छा, सीपीआर में एक्चुअली में होता क्या है कि जब जैसे ही अपन कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया हो, तो अपना एक मैकेनिज्म, एक प्रोसीजर होता है, उसको हार्ट को मतलब हाथ को इस तरीके से रख के, आगे प्रोसेस में बताऊंगा मैं वैसे, तो अपना हाथ बाई हैंड दोनों को लॉक करके उसके चेस्ट की जो रिब्स होती है उसके ऊपर एक फिक्स रिदम के हिसाब से, आगे पैरामीटर्स भी आएंगे कैसे कैसे करना है, कितना डेप्थ देना है, कितना पर मिनट रखना है, तो ये अपना लॉक करके उसको अगर प्रॉपर हाई क्वालिटी सीपीआर अगर करे पेशेंट का, तो जो उसका किडनी और हार्ट को ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, अगर वो वापस ब्लड सप्लाई प्रॉपर अपन रख सकते हैं, कब 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 तक रखना है, जब तक अपन को अराइविंग मतलब एम्बुलेंस वगैरह या जो उसको मेडिकल जो इमरजेंसी है वहाँ तक अपन पहुँचाने के लिए जो अपन बार बार उसको सीपीआर कर रहे हैं, तो हार्ट और लंग्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई देने के लिए अपन कर रहे हैं उसको, है ना। तो ये एक प्रोसीजर है, ये अपने मैन्युअली एक प्रोसीजर है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर कर सकते हैं, CO2 पॉइजनिंग में करना है, ड्रग्स पॉइजनिंग, कोई भी ड्रग्स वगैरह ऐसे ले ली जिसमें अनकॉन्शियस हो गया पेशेंट, उसका लंग्स और हार्ट ये काम करना बंद कर दिया हो, पल्स बिल्कुल चली गई हो, उस समय कर सकते हैं। और मसल्स डैमेज मतलब MI, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, हार्ट की 3 लेयर होती है ना, ये एंडो अंदर की, ये मायोकार्डियम, और ये एंडोमायो एपिकार्डियम, 3 लेयर होगी। अब 3 लेयर में क्या होता है कि कार्डियक की हार्ट की मसल्स तीनों में से कोई भी, जैसे कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो,
है ना। जैसे आर्टरी है, हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उसको अपन एमआई जैसे कहते हैं। तो एमआई में भी पेशेंट का जो हार्ट एक तरह से वो काम करना बंद कर देता है, उसमें भी अपन सीपीआर करते हैं। ये चीज है। उसके बाद में असेसमेंट कैसे करेंगे, क्या उसको सीपीआर करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है ना। ये तो इंडिकेशन हो गया, मतलब इस इंडिकेशन में कब कब कर सकते हैं। और ये असेसमेंट मतलब पता कैसे चलेगा कि उसको सीपीआर की रिक्वायरमेंट है, उसको सीपीआर की रिक्वायरमेंट है, ये कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले अपन एपनिया क्या होता है। एपनिया होता है ड्यूरिंग एपनिया देयर इज नो एनी मसल्स मूवमेंट जो होती है वो चेस्ट की वो पूरी की पूरी अब्सेंट रहती है ना। अपन एक तरीके से उसका चेस्ट की जो मसल्स होती है, जो इनहेल करता है पेशेंट या एक्सहेल करता है, तो जो चेस्ट मसल होती है तो वो बिल्कुल भी काम करना बंद कर देती है, अब्सेंस रहती है। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मसल्स, चेस्ट मसल्स जो होती है ना, मतलब जो चेस्ट होता है वो ऊपर नीचे होता है, वो बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें एपनिया कहते हैं, अब्सेंस। पल्स मीन्स बहुत सारी पल्स होती है, लेकिन अपन जनरली मोस्ट कॉमन जो अपन पल्स देखते हो कैरोटिड पल्स, है ना। कैरोटिड पल्स, कैरोटिड कहाँ होती है, विंड पाइप है, ट्रेकिया है, ट्रेकिया के जस्ट पीछे विंड पाइप और ट्रेकिया के बिल्कुल साइड में, इस साइड में, दोनों साइड में है ना, एक इस साइड में है और एक इस साइड में है। तो ये कैरोटिड पल्स है। अपन हल्के हाथों से उसको अंदर की साइड में दबा के देखना है तो अपन को फील भी हो जाएगा अच्छे से कैरोटिड। अच्छा, कैरोटिड को ही क्यों देखते हैं अपन, पल्स तो और भी बहुत सारी, रेडियल है, मतलब ये है, ये क्यूबिटल है, ये अपन ये कैरोटिड ही क्यों देखते हैं। कैरोटिड देखने का मीन्स मतलब ये है कि जो हार्ट की जो कंडक्टिविटी होती है, हार्ट की जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो अच्छे से फील कर सकते हैं अपन, है ना। कैरोटिड इसलिए देखते हैं कि जो हार्ट की जो कंडक्टिविटी है वो अच्छे से फील कर सकते हैं और जल्दी फील हो जाएगी अपन को, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में पेशेंट अनकॉन्शियस, पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है, देयर इज नो एनी मूवमेंट, उसको जीसीएस उसका पुअर है, बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है पेशेंट, बिल्कुल ही मतलब वो है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो अपन सीपीआर करेंगे। प्यूपिल डायलेटेड है ना, 5 mm तक प्यूपिल डायलेटेड है तो अपन सीपीआर की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको। अगर वो आंख से देख रहा है, प्यूपिल डायलेटेड नहीं है, बाई प्लस या लाइट करने से अगर प्यूपिल डायलेटेड नहीं है तो अपन उसको सीपीआर नहीं करेंगे। प्यूपिल डायलेटेड है उसको सीपीआर करेंगे। साइनोड मतलब स्किन कलर, उसका स्किन कलर देखेंगे, ब्लूनेस है स्किन कलर, अगर ब्लूनेस है, पेरिफेरल साइनोज्ड है पेशेंट, तो मतलब ब्लड सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है बॉडी में, उसको सीपीआर की जरूरत है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वाइटल ऑर्गन को ब्लड प्रॉपर नहीं मिल रहा है, मीन्स ये है, तो अपन उसको सीपीआर करेंगे। ओके। सीक्वेंस क्या है पेशेंट की, पेशेंट के सीपीआर करने की सीक्वेंस क्या है। पहले था एबीसीडी, पहले क्या था, एबीसीडी था, याद रखना है, पहले था ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन पहले एबीसीडी था, मतलब एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डिफिब्रिलेटर, सर्कुलेशन के बाद में डिफिब्रिलेटर था। अब उसके बाद क्या हो गया, CABD, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, कई बार पूछा गया है ना, कि एक पेशेंट है, एक्सीडेंट हो गया उसका, रोड पे चलते चलते किसी ने पीछे से बाइक से मोटरसाइकिल से टक्कर मार ली,
एक्सीडेंट हो गया, उसका नीचे गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया पेशेंट, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ये चारों ऑप्शन दे दिया आपने। तो सीन इज सेफ, मतलब पहले तो रोड से हटाएंगे उसको, ऐसा नहीं कि वहीं सीपीआर करने लग जाओगे, है ना, और नुकसान हो जाएगा, अपन को भी हो जाएगा, जो बचाने वाले उसको भी हो जाएगा, जो बचेगा वो तो पहले से ही बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि सर्कुलेशन, फिर एयरवे, फिर ब्रीदिंग और फिर डिफिब्रिलेटर, ये इसका सीक्वेंस है ना। तो अपन को क्या करना है कि सबसे पहले सर्कुलेशन देखना है, उसका सर्कुलेशन कैसा है सबसे पहले, है ना। तो सर्कुलेशन देखने के लिए क्या करेंगे अपन, उसका जो एडल्ट में है उसका कैरोटिड चेक करेंगे। कैरोटिड कब तक, ऐसे नहीं है कि आप कैरोटिड लेके बैठ जाओगे, तब तक वो पेशेंट विद इन 5 to 10 सेकेंड के अंदर अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे उसको सीपीआर करना है कि नहीं करना है। अगर तो उसको सीपीआर की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आपका जो हाई क्वालिटी सीपीआर में नहीं आएगा और पेशेंट डेड हो जाएगा, है ना। तो कैरोटिड देखेंगे उसकी, ये भी क्वेश्चन पुट अप होता है सर्कुलेशन। सबसे पहले कैरोटिड जो पल्स होती है वो चेक करेंगे, फील करेंगे। अगर विद इन 5 to 10 सेकेंड के अंदर फील हो जाती है अपन को तो स्टार्ट सीपीआर। चेक एयरवे, उसके बाद में क्या करेंगे, सी के बाद में ए, चेक एयरवे। एयरवे मतलब जैसे फ्लड आ रही है, कहीं तालाब पानी में गिर गया पेशेंट, उसको भी पेशेंट अनकॉन्शियस है, सीपीआर की जरूरत है। आप सर्कुलेशन उसका अच्छे से कर रहे हो, सीपीआर कर रहे हो, लेकिन उसका अगर एयरवे में मुंह में कुछ मिट्टी विट्टी गई हुई है तो आपका सीपीआर है वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो एयरवे उसका चेक करना है, एयरवे उसका चेक करना है, क्लीन यस या नो, क्लीन यस या नो। अगर क्लीन है तो चेक करना है। चेक कैसे करोगे, फॉर चेक क्लीन है कि नहीं है, कैसे आप इंश्योर करोगे, उसके लिए क्या करोगे, हेड टीथ चिन लिफ्ट। ये क्वेश्चन पुट अप होता है, हुआ है कई बार एग्जाम में आया है कि एक पेशेंट है उसका एयरवे क्लीन है कि नहीं है, आप चेक करने के लिए क्या करोगे। तो इसमें दो तरह से काम प्रोसेस काम होता है, एक याद रखना आप, दो तरह से इसमें टू टाइप्स जो है मेथड है, टू टाइप्स मेथड। कैसे, एक पेशेंट जो एक्सीडेंट हो गया उसका, है ना, एक्सीडेंट हो गया, नीचे अनकॉन्शियस गिरा हुआ है, उसका स्पाइनल इंजरी हो गई, हेड इंजरी हो गई, स्पाइनल इंजरी हो गई, नेक इंजरी हो गई। जैसा समझो उसकी नेक इंजरी हो गई, मतलब नेक कहीं से अंदर से टूट गई होगी। तो उसमें अगर अपन ने हेड टीथ चिन लिफ्ट, हेड टीथ का मतलब ये होता है कि एक हाथ से तो अपना ये हेड हो गया, हेड टीथ मतलब ऊपर करो, हेड टीथ चिन लिफ्ट मतलब ऐसा होगा। अब मैं किसी पेशेंट को ऐसे पकड़ के ऐसे करते हैं, है ना, हेड टीथ चिन लिफ्ट, ऐसे करने से क्या है, एयरवे जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो आपका एयरवे क्लीन होगा ऊपर करते हैं। तो ये कंडीशन तो कब करनी है आपको, हेड टीथ चिन लिफ्ट, ये कंडीशन आपको करनी है जब पेशेंट का कोई एक्सीडेंट नहीं हो गया। जैसे तालाब में डूबा हुआ है ना, तालाब में डूबा हुआ उसको किनारे लेके आए, किनारे लाते ही एकदम से उसका कोई इंजरी नहीं है, तो वो आप तो ऑब्जर्वेशन करोगे, पहले देखोगे, असेस करोगे उसको, कम से कम असेस करने के बाद पता चलेगा कि भाई उसका कहीं से इंजरी तो नहीं है। इंजरी नहीं है तो आप हेड टीथ चिन लिफ्ट उसका कर सकते हो, एयरवे क्लीन ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह अगर है कि नहीं है, वो एयरवे क्लियर चेक करने के लिए आप हेड टीथ चिन लिफ्ट का सहारा लोगे। उसके बाद में अगर कहीं पेशेंट एक्सीडेंट का केस है ना, एक्सीडेंट का केस है, उसका नेक अंदर से कहीं से टूट गया, अपन को पता नहीं है, अपन एक सस्पेंस में रहते हैं कि यार एक्सीडेंट हुआ है उसका और उसको सीपीआर की जरूरत है, और अपन एयरवे उसका क्लीन है कि नहीं है वो चेक करना चाहते हैं, तो उस समय अपन को क्या करना है, उस समय अपन जॉ थ्रस्ट, क्या करना है, जॉ थ्रस्ट मैन्योर। जॉ थ्रस्ट मैन्योर का मतलब होता है जॉ मतलब जबड़ा, जॉ थ्रस्ट मतलब यहाँ से अंदर से दबा के, इसको अंदर से जोर से दबाना, यहाँ से थोड़ा सा, टूटे नहीं, इतना भी नहीं दबाना जिससे टूट जाए, ये दबा के उसका चेक करेंगे। ये चिन लिफ्ट, हेड टीथ चिन लिफ्ट यूज नहीं करेंगे। जो इंजरी वाला पेशेंट है, जो एक्सीडेंटल या इंजरी वाला पेशेंट है, सस्पेक्टेड में है, तो उसका अपन जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर ये यूज करेंगे। ये क्वेश्चन पुट अप होता है, कई बार आता है दोनों में कि कौन सा किस में यूज करेगा, कौन सा किस में यूज करेगा, राइट, क्लियर। उसके बाद ब्रीदिंग, देखिए अपन, ब्रीदिंग है माउथ टू माउथ,
बीच में कुछ हैंकी वगैरह रख लो, माउथ टू माउथ की। उस समय अपने पास एम्बू बैग होगा नहीं, तो माउथ टू माउथ उसमें ये ब्रीदिंग देगी। उसके बाद डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर में थोड़ा सा बाद में अच्छे से बताऊंगा डिफिब्रिलेटर क्या होता है, कौन कौन से शॉकेबल रिदम होती है, ठीक है। एक जैसे वीटी है, वीटी में अपन ये शॉकेबल रिदम है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। एक होती है वीएफ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उसमें भी अपने ये भी शॉकेबल रिदम है, मतलब डिफिब्रिलेटर अपन यूज कर सकते हैं। एक होती है पीईए, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उसमें अपन कभी भी डिफिब्रिलेटर यूज नहीं कर सकते, जिसको डीसी शॉक भी कहते हैं अपन। एक होती है पल्स, एक होती है एसिस्टॉल। एसिस्टॉल में को मतलब नहीं, उसमें भी अपन ये डिफिब्रिलेटर यूज नहीं करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लो, डिफिब्रिलेटर है वो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होती है, एक एपेक्स ऑफ द हार्ट और एक बेस ऑफ द हार्ट के ऊपर ये इलेक्ट्रोड लगा के अपन डीसी शॉक उसको देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब आता है एक चीज और बता दूं, मैं प्रोसेस थोड़ा बाद में बताता हूँ, इसके जस्ट बाद में बताता हूँ। एक मैं चीज बताना चाहता हूँ आपको। कई बार एक एम्बू बैग की फुल फॉर्म लिख दीजिए आप, ये रख लीजिए एम्बू बैग की फुल फॉर्म। चलो क्या इससे साफ होता है सेटिंग से। समझ में आया कुछ? ये क्वेश्चन पुटअप होता है कई बार एग्जाम आया। क्या होता है, दिख रहा है आपको क्लियर? एम्बू बैग, हाँ ठीक है। एम्बू बैग की फुल फॉर्म, ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है, कई बार आता है। एम्बू बैग की फुल फॉर्म क्या है, अपन ये सीपीआर के साथ ही पढ़ लेता ताकि थोड़ा नॉलेज मिलेगा। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मीन्स इसको बनाया हुआ है ना। आर्टिफिशियल मैनुअल, मैनुअल मतलब कोई लाइट से नहीं चल रहा है, अपन मैनुअल यूज कर रहे हैं उसको, अपना खुद ही मतलब उसको यूज करके मैकेनिज्म कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, ब्रीदिंग यूनिट मतलब ब्रीथ कर रहे हैं उससे ना। तो एक तो ये होगी एम्बू बैग की फुल फॉर्म आती है, थोड़ा याद कर लेना। एक होता है डीएनआर, एक दो बार ये भी एग्जाम आई हुई है। डीएनआर का मतलब है डू नॉट रिसक्सिटेशन, डू नॉट रिसक्सिटेशन, याद रखना, मतलब सीपीआर नहीं करना उसको, है ना। एईडी रिक्वायरमेंट नहीं है, या कुछ कोई वजह होती है तो उसमें नहीं करते अपन एईडी। एक होता है एईडी, एईडी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिवाइस, है ना। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, सॉरी डिफिब्रिलेटर, एईडी, ये डीसी शॉक कहते हैं ना अपन, ये यही है डीसी शॉक। आजकल ये मशीन आने लग गई आजकल, तो एईडी आता है आजकल। अमेरिका वगैरह में डेवलप जो कंट्री उसमें यूज होता है, और अपने इंडिया में भी आ गया एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, है ना। ये हो गया। अब अपन चलते हैं प्रोसेस